गुड मॉर्निंग वुड बी डॉक्टर्स। हाउ इज द जोश? हाई। अब तो बहुत ही हाई होना चाहिए। नाउ जितनी भी अनसर्टेनिटी थी, नाउ इट इज फिनिश्ड। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 13 सितंबर। इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। जो अनसर्टेनिटी का टाइम था, जो आपका 5-7-10 दिन से चल रहा था, वो फिनिश हो गया। नाउ इट इज very certain exam will be conducted on 13 September. Would be doctors, today I am going to start with a topic. This is very important topic, and in this topic minimum 8 to 10 questions will be asked in NEET 2020 means on 13 September. और जितने भी ये 8-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सबसे स्कोरिंग पोर्शन है। दिस इज द मॉडर्न फिजिक्स, और इसके 3 पार्ट्स हैं हमारे पास: एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड न्यूक्लियस। तीनों के ही क्वेश्चन बहुत सिंपल बनते हैं। अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के चल रहे हैं तो 12 तक के क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक में आ जाते हैं। तो मीन्स यू कैन से कि आपके पास 25% पेपर इसी टॉपिक में से आने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। बहुत स्कोरिंग पोर्शन है ये मॉडर्न फिजिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll do this in this modern physics. Atomic structure. What is this atomic structure? कि आपके पास there are different models, atomic models, Thomson model, Rutherford model, but here in this chapter we will discuss only the what is the Bohr's model. So before that we'll discuss कि what is the distance of closest approach. What इसके ऊपर डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था कि distance of closest approach is nearly equal to, चॉइस दी हो सकती है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 फर्मी, 10⁻⁻20 और सो ऑन। तो याद रखो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है दैट इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, 1 फर्मी के इक्वल होता है। क्लियर? और होता क्या है कि आप अगर लार्ज डिस्टेंस से किसी अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ बम्बार्ड करते हो तो एक ऐसा डिस्टेंस आ जाता है कि जहां पे उस अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो डिस्टेंस क्या कहलाता है? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और इट कम्स नियरली इक्वल टू 4z² डिवाइडेड बाय 4πε0 mu² होता है। तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस 13 सितंबर को ये भी आ सकता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, चॉइस दी हो सकते हैं नीचे y a b c d 1 2 3 4 चॉइस दी हो सकती है, और एक चॉइस में 4z² 4πε0 mu² भी लिखा हो सकता है। तो अगर आप यहां पे व्हाट इज z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस जिसकी तरफ अल्फा पार्टिकल क्या किया है, बम्बार्ड किया है। m is the mass of the alpha particle, u is the velocity with which it is projected. अगर आपको कई दफा क्या है एग्जाम में ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, कंफ्यूजन रहती है, 4 इधर है, हाफ इधर है, किधर है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड आल्सो। आपको अगर डेफिनेशन पता है क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच की डेफिनेशन, इट इज दैट डिस्टेंस वेयर होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दैट इज 1/4πε0 Ze into 2e divided by r means k q1 q2 by r. K is here 1/4πε0 and q1 is Ze, that is the charge on nucleus, and 2 is the charge on alpha particle, r is here distance of closest approach. अगर by the way आपके पास एग्जामिनेशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो आप यहां से लिख भी सकते हो। अगर हम यहां पे सारी वैल्यूज नोन है, अगर हम यहां पे आपके पास गोल्ड न्यूक्लियाई लेते हैं तो दिस कम्स नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 फर्मी के इक्वल आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है दिस इज इक्वल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस है। व्हाट इज दिस? दिस इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस है। क्लियर? एक आपके पास यहां पे टर्म जो है इंपैक्ट पैरामीटर है। व्हाट इज दिस इंपैक्ट पैरामीटर? कि अगर आप किसी अल्फा पार्टिकल को किसी न्यूक्लियस की तरफ लार्ज डिस्टेंस से आप प्रोजेक्ट करते हो, लार्ज डिस्टेंस का यहाँ पे ये मतलब है कि यू आर फायरिंग फ्रॉम दैट डिस्टेंस वेयर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड दैट न्यूक्लियस,
जो अल्फा पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इट्स इंपैक्ट पैरामीटर। तो इसका भी आपने फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइसेस में डिफरेंट फार्मूला लिखे हो सकते हैं इंपैक्ट पैरामीटर के, तो आपने बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला फॉर द इंपैक्ट पैरामीटर। तो आपको इसको याद ही रखना होगा, दिस इज जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर होता है। दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर। क्लियर? नाउ 2 जेड स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर। अगर आप देखो तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इंपैक्ट पैरामीटर के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, एक तो यहाँ पे cot थीटा बाय 2 आ गया, इधर 4 की जगह क्या आया 2 आया। दिस इज द डिफरेंस ओनली। व्हाट इज हियर थीटा? थीटा इज द हियर एंगल बाय व्हिच दैट अल्फा पार्टिकल इज स्कैटर्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, अपने पाथ से कितना स्कैटर्ड कर गया। अब यहां पे एक तो डायरेक्ट आपको कह दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही आ सकता है कि इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चॉइसेस में इनकी वैल्यूज दी हो सकती हैं, आपने बताना है कि करेक्ट वैल्यू क्या है। और सेकंड आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर सपोज कर लो कि आपके पास इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, तो आपके पास ये बताइए कि जो अल्फा पार्टिकल है कितने एंगल के साथ स्कैटर्ड कर जाएगा। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू। अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो cot थीटा बाय 2 0 हो जाएगा, तो मींस थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर इज कि जब व्हेन इंपैक्ट पैरामीटर इज 0, जो अल्फा पार्टिकल है इट विल रीट्रेस हिज पाथ, अपना पाथ क्या कर लेगा, वो रीट्रेस कर लेगा। अगर यहां पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज वेरी वेरी लार्ज देन व्हाट इज द स्कैटरिंग एंगल। अगर b की वैल्यू बहुत लार्ज है तो cot थीटा बाय 2 0 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन दैट केस आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है इट विल गो अनडेविएटेड, वो डेविएट ही नहीं करेगा अपने पाथ से। क्लियर? तो ये आपके पास 3 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस। मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको बेसिक चीजें मॉडर्न फिजिक्स में जितना भी मैं कुछ कराऊंगा ये आपको सारा अच्छी तरह से पता है, तो जो आपके पास 10 और 12 से क्वेश्चन आने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में, वो सारे के सारे बड़े आराम से आपके पास अटेम्प्ट हो जाएंगे। एक यहाँ पे जब आपके पास कोई कितने आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास रदरफोर्ड मॉडल में किसी एंगल थीटा के ऊपर कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर होते हैं, तो इसके लिए भी आपको फार्मूला लिखना है। किसी भी एंगल थीटा के ऊपर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर स्क्वायर होता है ऑफ दैट न्यूक्लियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द sin रेज़ पावर 4 थीटा बाय 2 होता है। This is very important formula, number of alpha particles scattered, where here theta is the scattering angle। Simple सा multiple choice question पूछा जा सकता है, कहता है number of alpha particles scattered at 60 degrees 100 per minute in an alpha particle scattering experiment using gold foil, calculate the number of alpha particles per minute scattered at 90 degree। पहले एंगल कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है 30 डिग्री बन जाएगा। sin 30 क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का रेज़ पावर 4 कितना बन जाएगा आपके पास 32 बन जाएगा। उसके बाद क्या है एंगल कितना हो गया 90 हो गया, 45 इज sin 45 इज 1/√2, 1/√2 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इट मींस दैट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो होंगे आपके पास कितने रह जाएंगे 1/4 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे उस केस में स्कैटर्ड होंगे। तो पहले कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए हैं 100 पर मिनट, तो अब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर मिनट कितने रह जाएंगे सिंपल 25 रह जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से डायरेक्ट सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है। सो वुड बी डॉक्टर्स व्हाट्स अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपके पास 2 मेजर पोस्टुलेट्स हैं, इनको याद रखना। इन्हीं से ही सब कुछ आपके पास जितने भी आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आएंगे दे कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली विद दीस 2 पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट इज कि एंगुलर मोमेंटम जो है आपके पास व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है क्वांटाइज्ड रहता है। मींस
mvr इज इक्वल टू क्या होता है nh अपॉन 2 पाई r. व्हाट इज हियर n? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब यहीं से डायरेक्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था. कहता है अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम में एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर गया तो उसके एंगुलर मोमेंटम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. जब आपके पास n डबल हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ नहीं करने की. अगर आपको ये याद है कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास डबल हो गया तो एंगुलर मोमेंटम भी डबल हो जाएगा. सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर एक आपके पास हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन लाइक हीलियम और लिथियम एटम्स हैं, तो तीनों में एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा. बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस या एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के ऊपर पूछे जा सकते हैं. और यहीं से हम ड्राइव कर लेते हैं कि आपके पास जो सर्कमफ्रेंस है किसी भी ऑर्बिट का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ है. सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. व्हाट इज हियर लैम्डा? लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि आपके पास अगर डी ब्रोगली किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है तो वो पूछा जा सकता है कि उसका सेकंड ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा. तो सेकंड ऑर्बिट का उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ट्वाइस ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, 2 लैम्डा होगा. अगर थर्ड का पूछा है 3 लैम्डा होगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो थर्ड एक और जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन आपके पास हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करता है या लोअर से हायर के ऊपर जंप करेगा, उस केस में इन दैट केस दैट इलेक्ट्रॉन विल emit the radiations or will emit the energy or it will absorb the energy. That amount of energy absorbed or emitted is equal to क्या होगा, difference of their energy level होगा. Means h nu is equal to क्या होगा, En1 minus En2 होगा. अगर ये N1 से N2 के ऊपर जंप करता है आपके पास, उस केस में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑब्जर्व होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल. और वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगी या ऑब्जर्व होंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, h nu, वेयर nu इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और hc बाय लैम्डा होगी. इसके ऊपर भी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी मैं आपके पास आगे चलकर करता हूं. नेक्स्ट आपके पास आ सकता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम. देखिए अब आपके पास अगर रेडियस निकालना है तो क्या करना है कि जब इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इन दैट केस व्हाट इट हैज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. That centripetal force is provided by electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv² by r है. That is provided by ze² upon 4 pi epsilon naught r². What is this? ze² upon 4 pi epsilon naught r². This is the electrostatic force of attraction between the electron and nucleus which is having the charge Ze. What is here Z? Z is the atomic number of that nucleus. अगर हाइड्रोजन एटम है तो Z1 ले लेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम है, हीलियम है, Z2 ले लेंगे, लिथियम है, लिथियम 2+ है, तो आपके पास Z क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे. क्लियर? तो यहां से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो आपके पास रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n² s² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m z e².
This is the radius of any nth orbit of hydrogen और हाइड्रोजन लाइक एटम आ जाएगी। क्लियर? तो नाउ अब इसमें क्या है, सारे ऑलमोस्ट एक आपके पास n और z को छोड़कर सभी फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है। अगर आप इन कांस्टेंट फैक्टर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू विल गेट क्या आपके पास आ जाएगा 0.529 n स्क्वायर बाय z। आपके पास व्हाट विल बी दिस 0.529 n square by z, that will be the radius of any nth orbit, angstrom आ जाएगा 0.529 n square by z angstrom। क्लियर? तो दिस रिजल्ट implies that कि किसी भी रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या है, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू आ जाएगा कि आपके पास कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिट्स इज विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या होगी वो रेशियो, क्या होगी 1:4:9:16 एंड सो ऑन। रीजन बीइंग कि रेडियस क्या है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू हीलियम क्या होगा, एज कंपेयर टू लिथियम क्या होगा। अब जो रेडियस है आपके पास किसी भी ऑर्बिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एटॉमिक नंबर है। एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है, तो इट मींस दैट आपके पास हाइड्रोजन एटम का किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस जो होगा वो ग्रेटर देन हीलियम होगा, ग्रेटर देन लिथियम होगा। इट मींस दैट, और हीलियम के लिए जैसे Z क्या है 2 है, लिथियम के लिए Z क्या है 3 है। देयरफॉर रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी ट्वाइस ऑफ हीलियम एंड थ्राइस ऑफ लिथियम होगा। अगर हीलियम और लिथियम की रेशियो पूछ ली जाए तो वो रेशियो क्या आएगी, दैट विल बी 3:2 आएगी। हाइड्रोजन और अगर हीलियम की पूछी जाए दैट विल बी 2:1। हाइड्रोजन और अगर लिथियम की पूछी जाए दैट विल बी क्या होगा 3:1 होगी। क्लियर? These are very important multiple choice question which can be asked on 13 September 2020। तो मैं बच्चों आपको फिर वुड बी डॉक्टर्स, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चंस आने हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, यही ऐसे क्वेश्चन आने हैं। पिछले 20 सालों से इसी तरह के ही क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब वेलोसिटी देखो, हमने ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। रेडियस की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट आ जाएगी। और उसे हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट इट कम्स 1/4 pi epsilon naught 2 z e square divided by 2 pi z e square upon nh. This is the velocity of any nth orbit of hydrogen or hydrogen like atom. और इसे हम क्या लिख सकते हैं, this can be written as alpha z c by n. It can also be written as alpha z c by n. What is here alpha? Alpha is here Bohr's fine structure constant. Direct multiple choice question आ सकता है, what is the dimension of Bohr's fine structure constant? अब इस एक्सप्रेशन से बड़ा क्लियर है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इन दोनों के डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। n के कोई डायमेंशन नहीं होते, z के कोई डायमेंशन नहीं होते, देयरफॉर अल्फा इज डायमेंशनलेस। तो अल्फा जो है डायमेंशनलेस है और इसकी जो वैल्यू है अल्फा की दैट इज इक्वल टू 1/137 है। तो यहां से बड़ा क्लियर है कि आपके पास किसी भी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ एनी nth ऑर्बिट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, z है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। So this result implies that ratios of the velocity in the different orbit of hydrogen or hydrogen like atom will be
1:1/2:1/3 and so on. Or velocity of hydrogen is half of the velocity of helium होगी and 1/3 of the velocity of lithium होगी, क्योंकि जितना हैवी होता जाएगा आपके पास वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके पास एटॉमिक नंबर है, देयरफॉर हीलियम में वेलोसिटी इसकी डबल होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लिथियम में क्या होगी, थ्राइस होगी। और लिथियम और हीलियम का कंपेयर करेंगे तो रेशियो द वेलोसिटी ऑफ लिथियम टू द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन nth ऑर्बिट क्या आ जाएगी, 3:2 आ जाएगी। क्लियर? सो आपने ये सब चीजें याद रखनी है कि रेडियस हो या वेलोसिटी हो, आपके पास उसकी वेलोसिटी या रेडियस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन है, एटॉमिक नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन है। नेक्स्ट आपके पास टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस एनी nth ऑर्बिट। टाइम पीरियड निकालना है, दिस टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 r/v है। क्लियर? यहां पे अगर आप r और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो किसी भी nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 4πε0 होल स्क्वायर n क्यूब h क्यूब डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर z स्क्वायर me4, 4π स्क्वायर z स्क्वायर me4 आ जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। आप अगर इसको सभी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इट कम्स 1.51 into 10⁻⁻14 n क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट। सो दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट time period is directly proportional to the cube of principal quantum number and inversely proportional to the square of atomic number. So this result implies that the ratios of the time period of hydrogen or hydrogen like atom in different orbits will be 1:8:27 and so on. ये इनके टाइम पीरियड्स की क्या होगी, रेशियो होगी। और हाइड्रोजन के किसी भी nth ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 4 टाइम्स ऑफ हीलियम होगा और 9 टाइम्स ऑफ लिथियम होगा। अगर हीलियम और लिथियम का कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो आपके पास रेशियो द टाइम पीरियड ऑफ एनी nth ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम दैट विल बी इक्वल टू 9:4 होगी। तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी 6.25 into 10⁻15 z स्क्वायर अपॉन n क्यूब आ जाएगा। जो आपके पास रेशियोज टाइम पीरियड्स की आई हैं उससे उल्टी रेशियोज क्या हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज की रेशियो आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन एनी nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। देखिए करंट क्या होता है, दैट करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल T। I क्या है, दैट इज E अपॉन कैपिटल T। तो किसी भी आपके पास ऑर्बिट का जो करंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो रेशियोज ऑफ द करंट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम क्या आएगा आपके पास, दिस विल बी करंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट आपके पास पूछा जा सकता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्या आपके पास दैट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया होता है। एरिया क्या आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। एस आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, जेड स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन क्यूब है। कॉरेस्पॉन्डली जो आर है वो क्या है आपके पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये इसका 4 हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एटॉमिक नंबर है।
तो एटॉमिक नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है दैट कम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिस तरह से आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है, ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो रेशियो टू द डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम विल बी क्या होगी, 1:2:3 एंड सो ऑन होगी। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी। देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इट possess two types of energy. One is the kinetic energy and second is the potential energy. What is the kinetic energy of the electron? Kinetic energy क्या होगी, that is equal to क्या होगी, half mv square. Clear? और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू z माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी और दैट टोटल एनर्जी जो नेगेटिव आती है दैट इंप्लाइज दैट कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड विद द न्यूक्लियस। और वो जो टोटल एनर्जी आपके पास इन दोनों को ऐड करोगे दैट कम्स माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ट्वाइस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन आर आ जाएगी। क्लियर? और यहां पे भी आप काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सॉल्व करते हो तो दैट कम्स जेड स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आपके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो रेशियो आएगी -1:2 आएगी। मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, न्यूमेरिकली ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। देन इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल है लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। तो रेशियो माइनस, अब आपने ख्याल रखना है अगर तो वहां पे 1:1 दिया हुआ है और नेगेटिव वाली कोई चॉइस नहीं दी हुई, करेक्ट आंसर इज 1:1। अगर वहां पे -1:1 दिया हुआ है आंसर तो करेक्ट आंसर इज -1:1। 1:1 भी दिया हुआ है, फर्स्ट चॉइस 1:1 दी हुई है, सेकंड चॉइस -1:1 दी हुई है। तो आपके पास नेक्स्ट करेक्ट आंसर क्या होगा, -1:1 होगा। अगर -1:1 नहीं दिया हुआ है चॉइसेस में, सिंपल 1:1 दिया हुआ है, देन करेक्ट आंसर इज 1:1। और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी की रेशियो क्या होगी, दैट विल बी 2:1। वो क्या रेशियो आएगी, 2:, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी है। अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो दिस रिजल्ट कम्स, तो आपके पास ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर n स्क्वायर h क्यूब। दिस इज द टोटल एनर्जी of the electron when it is revolving in any nth orbit of hydrogen or hydrogen like atom। अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं this comes -13.6 z square upon n square electron volt। This is the total energy of the hydrogen or hydrogen like atom। This result implies that this total energy of nth orbit is directly proportional to the square of atomic number and inversely proportional to the square of principal quantum number।
दिस रिजल्ट इम्प्लाइज दैट कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। रेशियो द एनर्जी इन द different orbits of hydrogen or hydrogen like atom, it will be क्या होगी 1:1/4, 1:1/4 1/9 and so on. This will be the ratios of the energy in the different orbits of hydrogen or hydrogen like atom होगी। और क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोजन एटम की जो आपके पास किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी होगी दैट विल बी 1/4 ऑफ हीलियम होगी और 1/9 ऑफ लिथियम होगी। और लिथियम और हीलियम की जो पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो होगी दैट विल बी 4:9 होगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो आपके पास यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट आया था कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट इंफिनिटी के ऊपर जाकर इट बिकम्स ओनली 0। आपने और न्यूमेरिकल वैल्यू हाइड्रोजन के लिए याद रखनी है डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए। जैसे आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की अपनी एनर्जी क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो मींस बोहर्स रेडियस में आपके पास पूछा जा सकता है बोहर्स रेडियस क्या है। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज द बोहर्स रेडियस, वो कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम है। और बोहर्स रेडियस में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और सेकंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, फोर्थ में क्या हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो ये वैल्यूज आप डायरेक्ट याद रखना। अगर आपके पास डायरेक्ट याद हैं तो आप कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम में नीट एग्जामिनेशन में क्या है, कितने फॉर्मूलेज आपको टिप्स के ऊपर हैं, कितने फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद हैं, कितने फॉर्मूलेज की आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू याद हैं, वही आपका फिजिक्स में टाइम सेव करेंगे। और जितना आप फिजिक्स में टाइम सेव कर लोगे उतने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि आपके पास फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चन आने हैं वो सारे का सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने 45 क्वेश्चंस कितने टाइम में अटेम्प्ट किए हैं। अगर आप 45 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 50 से 55 मिनट लग रहे हैं तो आपके 45 में से 44 तक क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप 45 क्वेश्चंस के लिए टाइम जो है 1 आवर से ज्यादा ले रहे हो तो पहली तो बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड विल बी इन रफली बिटवीन 35 to 40 होंगे और उसमें एफिशिएंसी भी कम होगी। और ये सब चीजें आपके पास डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि जो 45 में से 5 या 7 क्वेश्चन जो लेंथी होने हैं वो आपको लेंथी लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है उनके ऊपर जो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद नहीं थे, उनके फॉर्मूलेज आपको ड्राइव करने पड़ गए। उनके फॉर्मूले जब आपको ड्राइव करने पड़ गए, टाइम आपको ज्यादा लग गया, तो वही जो ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन ने रिज्यूम किया है उससे आपके 4-5 क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी मैं आपको बार बार टिप्स दे रहा हूं कि कुछ क्रैमिंग विद अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बैड। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए फिजिक्स की कुछ चीजों के लिए आपको क्रैम करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगी, जिससे क्या होगा आपका टाइम सेव होगा। जिस तरह मैंने बताया कि एनर्जी इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन from lower orbit to higher orbit, that is called its excitation energy। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि how much excitation energy, what is the excitation energy required when electron jump from second orbit to fourth orbit। second orbit की एनर्जी पता है कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डिफरेंस ऑफ इनका क्या आ जाएगा? 3.4 -0.85
2.85, so this comes 2.6 के करीब इनका इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंट आ जाएगा। तो दिस इज द 2.6 electron volt is the energy required to jump the electron from second orbit to fourth orbit। अगर यहाँ पे ये पूछ ले जाए कि what is the excitation potential, excitation energy per unit charge is called excitation potential। उसमें सिर्फ जो एनर्जी के यूनिट्स हैं, यूनिट्स ही चेंज होंगे। पोटेंशियल के एनर्जी के केस में यूनिट्स आए थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल के केस में यूनिट्स आ जाएंगे सिंपल वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा तो दिस विल बी 2.6 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी के हाउ मच आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेकंड ऑर्बिट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो जिस ऑर्बिट की वो एनर्जी होती है वही उसकी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी है। सेकंड ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। सेकंड ऑर्बिट में उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? दैट इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लिया तो दैट विल बी क्या होगा? 3.4 वोल्ट होगा। क्लियर? सो इस तरह से आपके पास ये छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहीं से अब आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन आपके पास जंप कर रहा है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होंगी तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या आपके पास वेवलेंथ है वो क्या होगी? तो जस्ट रिमेंबर कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन किसी n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट के ऊपर जंप कर रहा है तो इन दैट केस वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड जो होगी दैट विल बी 1 by lambda RH। This RH is known as Rydberg's constant for hydrogen atom into Z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। क्लियर? n2 इज द एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, n1 इज द एनर्जी लेवल जिसके ऊपर जंप कर रहा है। तो 1 by n1 square minus 1 by n2 square। Here RH is the Rydberg's constant for hydrogen atom। इसकी जो वैल्यू होती है 1.09678 into 10 raised power minus into 10 raised power 7 meter inverse होती है। This is the value of Rydberg's constant for hydrogen atom। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है? इट इज जंपिंग फ्रॉम आपके पास सेकंड से जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जंप करता है। किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करता है तो उस समय जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है उनका नाम लाइमन सीरीज होता है। अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकंड के ऊपर जंप करता है तो उसका नाम बाल्मर सीरीज होती है। और अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड के ऊपर जंप करता है तो उसका नाम आपके पास पास्चन सीरीज है। किसी भी हायर से फोर्थ के ऊपर जंप करता है दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। किसी भी हायर से फिफ्थ एनर्जी लेवल के ऊपर जंप करता है दैट इज कॉल्ड परफंड सीरीज। तो इसमें भी एक छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। किसी भी आपके पास चाहे वो लाइमन है, बाल्मर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, परफंड है सीरीज, इसकी आपके पास उस सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। जस्ट रिमेंबर अगर तो इलेक्ट्रॉन क्या है दैट इज जंपिंग फ्रॉम इट्स नेबरहुड एनर्जी लेवल, नेबरहुड एनर्जी लेवल से जंप करता है तो उस समय जो वेवलेंथ ऑब्टेन होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगी। अगर आपके पास इंफिनिटी से उसके ऊपर जंप करके आता है तो उस समय क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगी। फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम सेकंड टू वन, सेकंड से फर्स्ट के ऊपर जंप करके आ रहा है तो इसमें जो सीरीज ऑब्टेन होनी है वो लाइमन सीरीज ऑब्टेन होनी है और लाइमन सीरीज की भी जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्टेन होगी। और अगर वो इंफिनिटी से फर्स्ट के ऊपर जंप करके आ रहा है मींस आपके पास n2 क्या है, इंफिनिटी है, n1 क्या है, 1 है, तो उस केस में जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। क्लियर? और इसमें आपको याद रखना होगा जो आपके पास लाइमन सीरीज है दैट इज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है
और बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में लाई करती है, और आपके पास पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, और ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, प्रोफाउंड सीरीज भी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। एक और आपके पास याद रखना कि आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड के ऊपर जंप करता है उसे एच अल्फा लाइन कहते हैं, थर्ड से फोर्थ के ऊपर जंप करता है तो दैट इज कॉल्ड एच बीटा लाइन, और थर्ड से फिफ्थ के ऊपर जो जंप कर रहा है दैट इज कॉल्ड एच गामा line. So this is about the atomic structure of hydrogen atom. जो इसके ऊपर expected questions हैं वो मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए हैं। So would be doctors, कल मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि अब हमारे पास नेक्स्ट 15 डेज में हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी क्या बना के रखनी है 13 सितंबर के लिए, कल वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वुड बी डॉक्टर, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है और पीएम केयर फंड को समर्पित है। वुड बी डॉक्टर्स, आपने स्वस्थ रहना है 13 सितंबर तक, 13 नहीं होल लाइफ में स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद फुड बी डॉक्टर्स। तो इसके लिए हम चाहे एक छोटा सा शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप।